Hello students, I am Sahal Dodia and you are watching one of your favorite YouTube series English Hub. Due to pandemic coronavirus disease, nobody knows when the schools will open and we can see you in front of our eyes learning all the lessons. But I would love to start syllabus from now. So I request you all to must have Flamingo book. This is the first chapter of the book Flamingo, The Last Lesson. There are 8 chapters in this book. The Last Lesson, Lost Spring, Deep Water, The Red Trap, Indigo, Poet and Pancakes, The Interview and Going Places. So let's start the first lesson. देखिए जो आज का लेसन है द लास्ट लेसन, मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि आप अपने पास टेक्स्ट बुक ज़रूर रखें जिसमें मैं यहाँ पे जो भी मीनिंग आपको बताऊँ वो मीनिंग्स आप ज़रूर लिखें और एक एक वर्ड और एक एक लाइन को समझने की कोशिश करें और ये चैप्टर पूरा के पूरा देखें. ओके, तो द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर अल्फोंसे डॉडेट. इस लेसन को लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने. बॉर्न इन 1840 एंड डायड इन 1897. वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. अल्फोंसे डॉडेट ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रेशियन वॉर 1870-1871 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क. ये लास्ट लेसन चैप्टर उस टाइम के बारे में है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रही थी और ये वॉर चल रही थी 1870-1817 के बीच में, 71 के बीच में, जहाँ पे रिज़ल्ट ये आया था कि प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और उसका लीडर, प्रशिया का लीडर जो था उसका नाम था बिस्मार्क. देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क. अब ये प्रशिया कौन सी जगह है? तो प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. प्रशिया क्या है? तो ये अभी जो जर्मनी के जो नेशंस है, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट को मिलके ये प्रशिया बनता है. ऑस्ट्रिया ये यूरोप में कंट्री है, तो इन सब को मिलके प्रशिया बनता है. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सासे एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. अब चूँकि फ्रांस हार गया था इसलिए फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अल्सासे एंड लॉरेन ये प्रशिया के हाथों चले गए थे. तो उसका क्या इम्पैक्ट आया और क्या हुआ, तो उसके लिए आपको ये स्टोरी पढ़नी है. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफ़ेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इसकी वजह से स्कूल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया वो हम यहाँ पे देखेंगे. यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, काउंटेड ऑन, थम्ड एट द एजेस, इन यूनिसन, अ ग्रेट बसल, रीअप्रोच अवर सेल्व्स विथ, इनके मीनिंग हमें स्टोरी में देखने हैं जहाँ इसके मीनिंग क्या है. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट he would question us on participles and I did not know the first word about them. फ्रांस जो लिटिल बॉय जिसके बारे में स्टोरी है वो कह रहे हैं कि मैं उस दिन सुबह बहुत लेट उठा था और आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीनिंग इन फियर ऑफ स्कॉल्डिंग. मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा डांट खाने का डर था, स्पेशली इसलिए कि एम हेमल ने कहा था कि वो हमें पार्टिसिपल्स के बारे में कल पूछने वाले हैं. जैसा इसके स्टूडेंट्स को टेस्ट होता है तो नींद नहीं आती, इसी तरह इनको भी ये टेंशन था कि पार्टिसिपल्स जो ग्रामर का एक टॉपिक है उसके बारे में नेक्स्ट डे टीचर पूछने वाले थे. और कह रहे हैं कि मुझे उसके बारे में एक वर्ड भी मालूम नहीं था, मतलब कुछ याद ही नहीं किया था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. थोड़ी देर के लिए तो मुझे ख्याल आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मतलब स्कूल ना जाऊँ और कहीं बाहर ही आज पूरा दिन गुजार दूँ, गिल्ली मार दूँ. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. उस वक्त के एनवायरनमेंट को बता रहे कि बहुत ज़्यादा सुबह सुबह का माहौल था, गर्म माहौल था और बहुत ज़्यादा रोशन था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. बर्ड्स भी चर्प कर रहे थे वुड्स के ऊपर बैठ के और बाहर खुले मैदान में सॉमिल के पीछे, सॉमिल कहते हैं जहाँ पे लॉग्स वगैरह को, बड़े बड़े लकड़ों को छोटा छोटा काटा जाता है, तो उसके पीछे प्रशियन सोल्जर्स भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे.
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और ये सारा के सारा, टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, ये सारा जो माहौल था ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग था पार्टिसिपल्स के रूल के मुकाबले में। मतलब स्कूल जाने से अच्छा तो यहीं जाना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन हाँ, मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं अपने ख्यालों को काबू कर सकता था। टू स्टॉप माई ऑल थाट्स एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ निकल गया। काबू कर लिया अपने थॉट्स को और स्कूल की तरफ निकल गया कि बाहर नहीं जाना है, स्कूल ही जाना है। When I passed when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news that had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जब मैं टाउन हॉल के पास से पास हुआ गुज़रा तो वहाँ पे एक भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड आप समझते हैं, बहुत बड़ा बोर्ड था, उसके सामने भीड़ लगी हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि ये बुलेटिन बोर्ड हकीकत में था क्या। तो पिछले 2 सालों से, जब से फ्रांस को डिफीट हुई थी, हारे थे, तो पिछले 2 सालों से जितने भी बैड न्यूज़ होते थे, जितने भी ख़राब न्यूज़ होते थे, वो इसी जगह से आते थे। चाहे वो हारी हुई बैटल्स हों, या फिर कोई मैसेज हो, या फिर कमांडिंग ऑफिसर्स के कुछ ऑर्डर हो, वो वहाँ पे ही डिस्प्ले किए जाते थे, वहाँ पे ही लगाए जाते थे। तो मैंने अपने खुद सोचा, बगैर रुके हुए, दौड़ के स्कूल जा तो रहा था, बगैर रुके हुए सोचा कि अब क्या मामला हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। सो देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जब मैं वहाँ से गुजरा, जितना फास्ट मैं जा सकता था वहाँ से, द ब्लैक स्मिथ वॉस्टर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." तो वहाँ पे एक लोहार खड़ा था, ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम था वॉस्टर। वो अपने एक ट्रेनी के साथ, अपने एक लर्नर के साथ वहाँ पे खड़ा था, और वो भी बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी कि बब कहता है लिटिल बॉय को, छोटे बच्चे इतना फास्ट मत जाओ, आप स्कूल थोड़े टाइम में पहुँच जाओगे। उसने ऐसा कहा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैंने सोचा कि वो मेरी मजाक कर रहा है, मतलब ये जो वॉस्टर लोहार था, लेकिन फिर भी मैं एम हेमल का जो छोटा सा गार्डन था, मतलब स्कूल पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब सांस फूल रहा था, दौड़ दौड़ के वहाँ पे पहुँचा था इसलिए। अब वहाँ उस स्कूल का क्या सिनारियो होता था रोज़ का, वो बता रहे कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and the closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. कि यूजुअली ऐसा होता था कि जब भी स्कूल स्टार्ट होता तो वहाँ पे ग्रेट बसल, ग्रेट नॉइज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ होता था, जो आप बाहर स्ट्रीट पे भी सुन सकते हैं। अब ये आवाज़ किस चीज़ का होता था, तो डेस्क के ओपनिंग का, क्लोजिंग का, बंद करने का, खोलने का। फिर दूसरा आवाज़ किसका होता था कि लेसन्स एक साथ, इन द सेम टाइम, इन यूनिसन मतलब होता है इन द सेम टाइम, बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, जैसा कि ABCD स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, इस तरीके से पढ़ा जाते थे। वेरी लाउड, इतना तेज़ आवाज़ होता था कि हमारे हाथ हमारे कानों पे रखने पड़ते थे सही से सुनने के लिए। एंड द टीचर्स, और साथ साथ में आवाज़ इसका भी होता था कि टीचर के हाथ में जो रूलर होता था, स्केल होता था, वो भी टेबल पे मारते रहते थे बार बार, तो उसका भी इतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ होता था। तो ये सारे आवाज़ बाहर स्ट्रीट पे सुनाई देते थे, ये रोज़ का मामूल था। लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, आई हैड डिपेंडेड ऑन द कन्फ्यूज़न। इसका मीनिंग होता है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगा, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं अपने डेस्क पे, अपने टेबल पे बगैर दिखे कैसे पहुंच जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन तो पूरा स्कूल इतना शांत था जैसा कि संडे मॉर्निंग में शांत होता है। थ्रू द विंडोज़ आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. मैंने देखा
विंडोज़ से देखा तो मैंने अपने सारे क्लासमेट्स को देखा, वो सब अपनी अपनी जगह पे थे और एम हैमल इधर उधर घूम रहे थे और उनके आर्म के अंदर जो रूलर था वो था स्केल थी आयरन की। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे ये था कि मैं दरवाज़ा खोलूँ और सबसे पहले अंदर चला जाऊँ। यू कैन इमेजिन, अब सबके सामने जाना और टीचर के भी सामने जाना, जबकि उनका जो रूलर था वो भी आपको दिख रहा था। तो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटनड आई वॉज, कि कितना मैं डरा और सहमा हुआ था उस टाइम पे। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और कहा बहुत ही ज़्यादा नरमी से कि अपनी जगह पे जल्दी चले जाओ प्यारे फ्रांस, हम तो आपके बगैर ही आज तो लेसन शुरू करने वाले थे। तो ये तो देख के बहुत अजीब लगा कि रोज़ तो लेट आते थे तो पिटाई होती थी, लेकिन आज तो इतना पोलाइटली उन्होंने कहा कि अपनी जगह जाके बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं अपनी बेंच पे गया और अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइड, डिड आई सी दैट our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अब फ्रांस कह रहे हैं कि अभी तो मुझे थोड़ा सा अपना डर से बाहर आया था कि अचानक मैंने देखा कि हमारे टीचर ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है और इसी तरह फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, मतलब जिसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह किया हुआ है। इसका इमेज आप ऊपर देख सकते हैं शर्ट का, मतलब बटन की जो स्ट्रिप होती है वहाँ पे सब डेकोरेट किया हुआ है। एंड द लिटल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी सिल्क की कैप पहनी हुई है और सब के सब एम्ब्रॉयडरी किए हुए थे। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन। एक्सेप्ट या तो कोई बाहर से इंस्पेक्शन के लिए आने वाला हो तब वो पहनते थे इस तरह के कपड़े, या फिर प्राइज डेज, प्राइज सेरेमनी वगैरह कुछ होता था तो तब पहनते थे। लेकिन उस सब के बावजूद उन्होंने आज इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे तो कुछ अलग बात थी। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। इन सब की वजह से पूरा स्कूल एक अजीब सा लग रहा था आज, और एक पूरा डिग्निफाइड लग रहा था, पूरा सिस्टमेटिक लग रहा था। हालांकि रोज़ तो आवाज़ होता था और ये सब होता था, लेकिन आज सब अजीब लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, इन सब चीज़ों को देख के तो सरप्राइज हुआ ही, लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया वो ये थी कि वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स। वहाँ पे देखा कि जो लास्ट बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज विलेज पीपल, गांव वाले लोग भी वहाँ पे बिल्कुल शांत क्वाइटली बैठे हुए थे हमारी तरह। कौन कौन था? ओल्ड हॉसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड। ओल्ड हॉसर बैठे हुए थे, उन्होंने थ्री कॉर्नर्ड हेड पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, पुराने जो सरपंच थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, द सेवरल अदर्स बिसाइड, ये सारे के सारे पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब के सब गमगीन थे, सैड थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर जो थे वो एक प्राइमर लेके आए थे। प्राइमर कहते हैं किसी भी चीज़ के बेसिक को। अब वो मेकअप का भी बेसिक होता है, मेकअप से पहले जो लगाया जाता है उसको भी प्राइमर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉसर मेकअप की डब्बी लेके नहीं आए थे। यहाँ पे प्राइमर का मीनिंग होता है कि जो बुक थी उसका जो बेसिक्स बुक होती है, जैसा कि केजी वगैरह में हम पढ़ते हैं, वो बुक लेके आए थे फ्रेंच लैंग्वेज के। थम्ड एट द एजेस, अब इसका मतलब होता है जिसके किनारे पे थंब लगा हुआ था। इसका मतलब ये होता है जब किसी भी बुक को बार बार पढ़ा जाता है तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े से मुड़ जाते हैं। तो इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बहुत पुरानी बुक थी जिसके बार बार पढ़ने की वजह से कॉर्नर भी क्या है, काले हो गए थे और वहाँ पे मुड़ से गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उस बुक को, ओल्ड हॉसर ने प्राइमर बुक को अपने नीज के ऊपर रखा हुआ था, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके ऊपर क्या है, उनके चश्मे भी रखे हुए थे।
While I was wondering of all about it all, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हेमल mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." जब मैं सब सोच रहा था तो एम हेमल ने अपनी चेयर घुमाई और उसी नॉर्मल और प्यारे अंदाज में जो हमेशा वो हमारे सामने यूज़ करते थे, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए कि बर्लिन से ऐसा ऑर्डर आया है कि सिर्फ कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सासे एंड लॉरेन के जितने भी स्कूल्स हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि फ्रांस प्रशिया के हाथों हार गया था और इसीलिए वहाँ का जो ऑर्डर होते थे वही इन सब को फ्रांस वालों को फॉलो करने पड़ते थे। तो यही ऑर्डर वहाँ से भी आया था कि कल से जर्मन लैंग्वेज ही इनको पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से एक नए टीचर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, और इसी की वजह से चैप्टर का नाम भी रखा गया है द लास्ट लेसन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि आज आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब फ्रेंड्स बता रहे हैं कि ये वर्ड्स जो थे मेरे के लिए कितने बड़े एक तूफान जैसे थे। ओह द रैचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ये एक ग्रीव फील कर रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। यही लगता है यही ऑर्डर था जो उन्होंने टाउन हॉल के ऊपर लगाया था। टाउन हॉल के ऊपर जो था ना, जब वो स्कूल आ रहा था और जो बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था जो सब लोग पढ़ रहे हैं, अब इसको समझ में आया कि यही शायद ऑर्डर था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब ये सोच के भी अजीब लग रहा था कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मुझे मुश्किल से पता चला है कि लिखता कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. ये सब सोच के उसको अजीब लग रहा था कि मुझे यहीं रुक जाना है। ओह कितना सॉरी फील कर रहा था मैं अब कि मैंने अपने लेसन्स अभी तक ध्यान से नहीं पढ़े और मैं पहले जाके बर्ड्स के एग्स चुराता था। इसी तरह सार एक रिवर है, वहाँ पे जाके क्या है खेलता रहता था। स्कूल के टाइम पे वहाँ चला जाता था और ये तब मस्ती मजाक में पूरा वक्त रहता था। इन सब की वजह से अब मुझे कितना सॉरी फील हो रहा है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूजेंस अ वाइल अगो, मेरी बुक्स जो अभी तक मुझे थोड़ी देर पहले तक एक अनॉयड लगती थी, मुझे एक गुस्सा आता था उन पर। सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। ये सारी बुक्स जो बहुत ज़्यादा हैवी और अनॉयड लगती थी, परेशान करने वाली लगती थी, मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, ये अब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पुराने दोस्त हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल जो उनके टीचर थे उनके बारे में भी, कि अभी तक तो टीचर थे सामने थे इसलिए उनकी कोई कदर नहीं हुई, लेकिन वो क्या वो छोड़ के जाने वाले हैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं कभी उनको देख नहीं पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो उसकी वजह से मैं सब भूल गया कि वो उन्होंने जो हमें स्केल से मारा वो सब, और कितने वो गुस्से वाले थे, कितना मारते थे, ये सब चीज़ भूल गया। पुअर मैन, बेचारे इंसान। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। बेचारे इंसान, इस लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट देने के लिए इसलिए लगा कि उन्होंने नए कपड़े संडे क्लोथ्स पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अभी मुझे समझ में आया कि ओल्ड विलेज मैन सारे के सारे पीछे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, ये इस वजह से कि ये भी सॉरी फील कर रहे थे कि वो स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर्स फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनका तरीका था जो हमारे मास्टर्स हैं उनको थैंक यू कहने का। जो हमारे मास्टर हैं उन्होंने अपनी अमानतदारी से 40 साल तक सर्विस की, और ये उन सबको
ये सारे के सारे पीछे बैठकर उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे उस कंट्री को जो अब कंट्री उनकी रही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त आने से पहले हर चीज़ जाने के बाद अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें हर वक्त की टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए और टाइम का इम्पोर्टेंस लेते हुए, वरना ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं कह रहा कि कंट्री चली जाए, लेकिन जब वक्त चला जाता है, अभी आपके पढ़ने का वक्त है, लेकिन अगर अभी आप ध्यान से नहीं पढ़ते और फिर जब वक्त चला जाता है तो फिर सर पे हाथ रखे बैठे रोते रहते हैं, लेकिन उस वक्त रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बस यहाँ तक हमारा आज लेसन है, आप लोगों ने देखा। बाकी का पार्ट 2 जो है चैप्टर का बाकी पार्ट, वो मैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आप सारे के सारे वर्ड्स मीनिंग सही से देख लीजिए और सारा इतना जो चैप्टर है वो कंप्लीट समझ लीजिए, इसलिए कि इसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, छोटे छोटे आंसर्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना आप यहाँ तक कंप्लीट समझ लीजिए। और अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं वहाँ पे आपको डिटेल में समझा सकूँ। ओके, थैंक you so much for listening to me and have a good day. Stay home, stay safe.